Hello everyone, my name is Deepa Mehta and welcome back to the channel Kosher Learning. Today we are going to learn part 2 of chapter 7, that is production function and returns to a factor for class 11th. In part 1, we studied the concept of production function, short run and long run function, meaning of fixed factor and variable factor. After that, we studied difference between short period production function and long period production function. After that, we studied about meaning of total product, marginal product and average product. ये हमारा पार्ट 2 का क्या था, पूरा कंटेंट मैटर था. इस पूरे चैप्टर को हम दो पार्ट में समझेंगे. पार्ट 1 का ये हमारा कंटेंट था. अब पार्ट 2 में हमें क्या समझना है. इन पार्ट 2 वी आर गोइंग टू लर्न न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑफ टोटल प्रोडक्ट, marginal product and average product. After that, the law of diminishing marginal written with the help of graph and table. After that, we learn causes of increasing and decreasing return of factor, assumption of law and 3 stages of production. This is going to be the roadmap for the entire chapter. Let's move to the part 2. पार्ट 2 में हम क्या क्या समझने वाले हैं, इस चीज को हमने भी समझा. अब हम क्या करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स को वन बाय वन समझेंगे. ठीक है. तो पार्ट 2 की अगर हम बात करें, बेसिकली हमने पार्ट 1 में अपना क्या पढ़ा था. लास्ट जो हमारा टॉपिक था वो था टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट. एंड पार्ट 2 को हमें कहाँ से शुरू करने वाले थे, इनके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से. लेकिन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को स्टार्ट करने से पहले एक बार हम क्या करेंगे कि अपने तीनों कॉन्सेप्ट्स को वन बाय वन रिवाइज कर लेंगे. तो टोटल प्रोडक्ट क्या होता है. टीपी इज द सम टोटल. TP is the sum total of output produced by TP is the sum total of output produced by all the units of a variable factor along with some constant amount of the fixed factor used in the process of production. TP का मतलब क्या है. TP का मतलब होता है टोटल. क्या मतलब होता है, टोटल. अच्छा, टोटल का मतलब भी क्या हुआ कि जितना भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उन सबका टोटल. इसी तरीके से तो टीपी इज द सम टोटल. टीपी क्या है, सम टोटल है. किस चीज का, ऑफ आउटपुट, मतलब जितना भी हमने प्रोडक्शन करा. प्रोड्यूस बाय ऑल द यूनिट्स. यहाँ पे ऑल द यूनिट्स का मतलब क्या होता है, वेरिएबल फैक्टर की सारी यूनिट्स. क्यों, क्योंकि अभी तक हमने समझा कि अगर हम अपनी प्रोडक्शन फंक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन फंक्शन में बेसिकली आपके दो फैक्टर होते हैं. कौन कौन से फैक्टर होते हैं, एक होता है हमारा लेबर जिसको हम एल से डिनोट करते हैं, और एक होता है हमारा कैपिटल जिसे हम के से डिनोट करते हैं. ठीक है, लेबर एंड कैपिटल. अब क्योंकि हम शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं तो शॉर्ट रन में कैपिटल तो हमारी कैसी रहती है, कैपिटल रहती है हमारी फिक्स्ड. तो हम जितना भी प्रोडक्शन कर पाते हैं किसकी वजह से कर पाते हैं, लेबर की वजह से. ठीक है, किसकी वजह से कर पाते हैं, लेबर की वजह से. तो यहाँ पे हमें क्या समझना है कि जो टोटल प्रोडक्ट होता है ये क्या होता है, सम टोटल होता है. किसका, ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस बाय ऑल द यूनिट्स. ऑल द यूनिट्स का मतलब जितने भी लेबर के द्वारा आपने ये प्रोडक्शन करवाया हुआ है. ठीक है, अलोंग विद सम कांस्टेंट अमाउंट ऑफ द फिक्स्ड फैक्टर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. कुछ ऐसी कहानी चल रही है कि सपोज करो ये क्या है, एक फैक्ट्री है. इस फैक्ट्री के अंदर क्या है, हमने कैपिटल लगाया हुआ है 1 लाख. 1 लाख का हमने क्या लगाया हुआ है, कैपिटल, जिसमें हमारे टोटल 5 वर्कर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं. 5 लेबर मिलके क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं. अब ये 5 लेबर 1 लाख की इन्वेस्टमेंट में कितना प्रोडक्शन कर पाते हैं, ये क्या कहलाता है, हमारा टोटल प्रोडक्शन कहलाता है. ठीक है, इसके बाद हमें क्या समझना है, इसके बाद समझना है मार्जिनल प्रोडक्ट. मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, देखो मार्जिनल का मतलब होता है एक एक्स्ट्रा. क्या मतलब होता है मार्जिनल का, एक एक्स्ट्रा. तो एमपी रेफर्स टू द चेंज इन टीपी. एमपी का मतलब क्या हुआ, मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब होता है चेंज इन टीपी, मतलब टीपी में चेंज आना. किसकी वजह से, व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज यूज्ड. जब एक और लेबर को हम यूज करते हैं तो हमारा कितना बेसिकली प्रोडक्शन में चेंज आता है, ये क्या कहलाता है, मार्जिनल प्रोडक्ट. कुछ इस तरीके से समझते हैं. देखो हमें पता है कि हमारा जो कैपिटल है वो कैसा फैक्टर है, हमारा कैपिटल है फिक्स फैक्टर. तो कैपिटल को आप शॉर्ट रन में तो चेंज नहीं कर सकते, ये क्या रहने वाला है, फिक्स रहने वाला है. एंड ये जो हमारा एंटायर चैप्टर है ये हमारे शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन पे ही बेस्ड है. ठीक है, हालांकि हमने इनके बीच में डिफरेंस पढ़ा था कि लॉन्ग रन क्या होता है, शॉर्ट रन क्या होता है, बट ये जो चैप्टर है ये क्या है, हमारा शॉर्ट पीरियड पे बेस्ड है. अच्छा ठीक है, अब हमने समझा कि कैपिटल क्या हमारा फिक्स फैक्टर है. तो हम चेंज किस में कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं बस लेबर में. ठीक है, आप लेबर को कम या ज्यादा कर सकते हो. तो लेबर में हमने देखा कि मान के चलो आप पहले कितने लेबर यूज कर रहे थे, 5 लेबर. ठीक है, 5 लेबर मिलकर टोटल कितना यूनिट बनाते हैं, 100 यूनिट्स. अब आपने क्या करा, एक और लेबर को एम्प्लॉयड करा. मान लो कि अब आपके लेबर कितने हो गए हैं, 6 लेबर हो गए.
ठीक है। अभी आपका जो प्रोडक्शन है वो 130 यूनिट्स का है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा लेबर को एम्प्लॉयड करके कितना आपका प्रोडक्शन बढ़ा, 30 यूनिट्स का प्रोडक्शन बढ़ा है, कितना, 30 यूनिट्स का। तो ये 30 क्या हो जाएगा, मार्जिनल प्रोडक्ट, क्या हो जाएगा, मार्जिनल प्रोडक्ट। एक एक्स्ट्रा लेबर को यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वेरिएबल फैक्टर बोला जाता है, एंड वेरिएबल फैक्टर टेक्निकली है क्या, लेबर। तो एक एक्स्ट्रा लेबर को इंप्लॉयड करके कितने प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, ये क्या कहलाता है, हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट कहलाता है। ठीक है। अभी हम बात करें हमारे मार्जिनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होगा एमपीएन इक्वल्स टू टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1। मतलब एक्स्ट्रा यूनिट को एम्प्लॉयड करके हमारा कितना प्रोडक्शन बढ़ा। तो अभी हमारा प्रोडक्शन कितना हो गया, 130। इससे पहले कितना था, टीपीएन माइनस 1, मतलब एक यूनिट पहले कितना था, 100। तो यहाँ पे कितना हो गया, 30। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपनी एमपी की कंप्यूटेशन करते हैं। ठीक है। अभी आगे बात करते हैं एवरेज प्रोडक्ट की। तो एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द आउटपुट पर यूनिट। क्या मतलब हुआ, आउटपुट पर यूनिट। मतलब कुछ इस तरीके से हुआ कि अगर 5 लेबर मिलके 100 यूनिट बनाती है, तो अगर मैं यहाँ पे एवरेज निकालने की बात करूँ तो टोटल प्रोडक्शन डिवाइड बाय यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 20। तो इसका मतलब 20 ही क्या होगा, एवरेज प्रोडक्ट होगा। तो एवरेज प्रोडक्ट क्या हुआ, आउटपुट पर यूनिट। एक यूनिट कितने प्रोडक्ट को बना के तैयार करती है। जरूरी नहीं है कि आपकी हर एक यूनिट बराबर 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 प्रोडक्शन करे इन प्रैक्टिकल लाइफ, लेकिन थियोरिटिकली हम ऐसे अज्यूम करके चलते हैं कि हमारा क्या है, अगर एक लेबर 5 लेबर 100 यूनिट बनाती है, तो एक लेबर कितना बनाएगी, 20 यूनिट्स को। So it is defined as the output per unit of factor input or the average of total product per unit of input and can be calculated by dividing the total product by the inputs. तो अगर हम टेक्निकली बात करें, हमारे एपी का फॉर्मूला क्या होता है, एपी होता है आपका एपी इक्वल्स टू टीपी डिवाइड बाय यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। क्या होता है, यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। ठीक है। अब वेरिएबल फैक्टर को आप क्यू से दिखाओ या किससे भी दिखाओ, ये आपकी मर्जी है। ठीक है। यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। आई होप आप लोगों को टीपी, एमपी और एपी के बीच में रिलेशन समझ में आ गया होगा। एक बार रिकैप ले लेते हैं। टीपी का मतलब होता है टोटल प्रोडक्शन, एमपी का मतलब होता है एक और यूनिट को एम्प्लॉयड करके जो चेंज आता है प्रोडक्शन में, वो वाला प्रोडक्शन। एंड एपी का मतलब होता है आपका जो प्रोडक्शन है वो पर यूनिट कितना है, मतलब एक लेबर आपको कितना प्रोडक्शन करके देती है। ठीक है। ये होता है हमारा एवरेज प्रोडक्ट। अच्छा, अगर हम बात करें कि हमारा फॉर्मूला वाइज हम इसको सॉरी अगर हम इसको देखें कि किस तरीके से हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पे समझते हैं कंप्यूटेशन ऑफ एपी एंड एमपी। ठीक है। हमें क्या करना है, एपी का कंप्यूटेशन करना है और एमपी का कंप्यूटेशन करना है। देखो, आपके एग्जाम्स में जब न्यूमेरिकल आते हैं तो यूजुअली इन्हीं चैप्टर से आते हैं, या तो आपका प्रोडक्शन से आएगा, या फिर आपका कॉस्ट से आएगा, या फिर आपका रिवेन्यू से आएगा। ठीक है। प्रोडक्शन से आता है आपका न्यूमेरिकल, कॉस्ट से आएगा, फिर आपका रिवेन्यू से आ सकता है, एंड इसके अलावा हमारा किससे आ सकता है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से आ सकता है। ठीक है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से तो आपको डेफिनेटली एक न्यूमेरिकल आना ही होता है। ठीक है। ऑफ डिमांड से आना होता है, ऑफ डिमांड से आता है। ठीक है। तो ये क्या है, बेसिकली हमारे वो वाले चैप्टर्स हैं जहां से हमारे क्या आते हैं, न्यूमेरिकल बन के आते हैं। तो समझते कि क्या है। सबसे पहले अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो इसकी 3 से 4 टाइप आती हैं। कि कौन कौन सी टाइप होती है, या तो आपको टीपी दे देगा, बाकी के 2 कॉलम्स निकलवाएगा, या फिर बोलेगा एपी आपको गिवन है, टीपी एंड एमपी निकाल के बताओ, या फिर आपको बोलेगा कि आपको मार्जिनल प्रोडक्ट गिवन है, आप इन 2 कॉलम्स को निकालो, मतलब टीपी और एमपी एपी को। अच्छा, यहाँ तक भी ठीक है। कभी कभी वो क्वेश्चन इस तरीके से ड्राफ्ट करता है कि आपको क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में क्वेश्चन को दे देता है, मतलब कहीं पे टीपी दिया होगा, कहीं पे एपी, कहीं पे एमपी, इस तरीके से। ठीक है। हम 1 से 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस उस वाली टाइप की भी करेंगे। फिलहाल हम यहाँ से क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन को लेके चलते हैं। अच्छा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें, एक सेकंड, अभी हमें यहाँ पे क्या निकालना सीखना है, हमें निकालना सीखना है कि किस तरीके से हम क्या है, अपनी एपी की कैलकुलेशन करेंगे, किस तरीके से हम अपनी एमपी की कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पे। देखो, सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या सीखना है, अगर आपको टीपी गिवन है, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि यूनिट ऑफ लेबर जो है वो 1 से शुरू हो रही है कि 0 से शुरू हो रही है। अगर आपका क्वेश्चन 1 से शुरू होता है तो थोड़ा अलग है, अगर आपका क्वेश्चन 0 से शुरू होगा तो थोड़ा सा अलग है। ठीक है। तो पहले हम यहीं पे देखते हैं कि किस तरीके से है, क्योंकि हमारी यूनिट ऑफ लेबर कितनी है, 1, टोटल प्रोडक्ट कितना है, 20। तो इसका मतलब सारा का सारा प्रोडक्शन किसने करा होगा, इसी वाली लेबर ने करा होगा, है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 डिवाइड बाय 1, कितना निकल के आएगा हमारा, 20। कितना निकल के आएगा, 20। ठीक है।
अभी इसके आगे फिर हमने देखा कि इस बार क्या है, सेकंड वाले केस में यूनिट ऑफ लेबर कितने हैं 2 और टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ 36। मतलब दो लेबर ने मिलकर कितना प्रोडक्शन करा है 36। तो एक लेबर ने कितना करा होगा टेक्निकली। अभी हमने समझा था कि प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं, सॉरी ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अगर एक लेबर 18 प्रोडक्ट बनाएगी तो दो मिलके 36 बनाएंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बट हम थ्योरेटिकली इस चीज को अज्यूम करके चलते हैं। तो चलो यहाँ पे 36 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 18। यहाँ तक भी ठीक है। फिर आगे इसने बोला कि अगर तीन लेबर मिलके 48 बनाती हैं तो एक लेबर कितना बनाएगी 16 बनाएगी। 48 डिवाइड बाय 3 कितना होता है 16। 48 डिवाइड बाय 3 इज व्हाट 16। इसके बाद इसने बोला कि अगर चार लेबर मिलके 56 बनाते तो एक लेबर कितना बनाएगा तो 14। कितना बनाएगा 14। यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 14। फिर इसने बोला कि अगर 5 लेबर मिलके कितना बनाते हैं 60 यूनिट को बनाते हैं तो एक लेबर कितना बनाएगा 12 बनाएगा है। ठीक है 60 डिवाइड बाय 5 कितना होता है 12। 60 डिवाइड बाय 5 इज 12। ठीक है यहाँ तक भी ठीक है। फिर इसने बोला कि अगर 6 लेबर मिलके 60 यूनिट बनाते हैं तो एक कितना बनाएगा, एक बनाएगा हमारा 10 यूनिट्स को। कितना बनाएगा 10 यूनिट्स को। फिर अगर हमारे 7 लेबर मिलके कितना बनाते हैं 56 यूनिट बनाते हैं तो एक कितना बनाएगा 8 यूनिट्स को। ठीक है अभी आगे बढ़ते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट को कैसे निकाला जाता है। ठीक है फिर हमें क्या करना है, इसको एनालाइज भी करना है पूरी टेबल को कि क्या क्या ये टेबल हमें बताती है। मार्जिनल प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो हमने देखा एक एडिशनल यूनिट को बनाने की हमारी जो क्या होती है एक एक्स्ट्रा लेबर को एम्प्लॉयड करके आपका जो है प्रोडक्ट बन के तैयार होते हैं, वो क्या होता है हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट। देखो इससे पहले हमारी यूनिट ऑफ लेबर कितनी रही होगी 0 रही होगी, जब कुछ नहीं है तो 0 ही रहा होगा इससे पहले। तो 0 से एक बढ़ा मतलब एक लेबर बढ़ गया तो प्रोडक्शन कितना रहा होगा। जब एक भी लेबर नहीं थी तो प्रोडक्शन भी कितना रहा होगा हमारा 0 रहा होगा। यस और नो। जब एक भी लेबर नहीं है तो प्रोडक्शन भी कितना होगा 0। फिर जब हमने एक लेबर बढ़ाई तो प्रोडक्शन कितना बढ़ा 20। इसका मतलब एक लेबर को बढ़ाने से प्रोडक्शन कितना बढ़ा 20 का, तो मार्जिनल प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 20। इसके बाद फिर एक और लेबर बढ़ाया तो प्रोडक्शन कितना बढ़ा 16 का। कितना बढ़ा 16। कैसे पता चला 36 माइनस 20। फिर एक और लेबर बढ़ाया तो कितना प्रोडक्शन बढ़ा आपका यहाँ पे 12 का। कितना बढ़ा 12 यूनिट्स का। ठीक है फिर जब हमने एक और लेबर यहाँ पे क्या करा इंप्लॉयड करा तो हमारा प्रोडक्शन इस बार कितना हो गया 8। कितना हो जाएगा यहाँ पे 8। इसके बाद फिर हमने एक और लेबर को एम्प्लॉयड करा तो हमारा प्रोडक्शन कितना होगा 4। कितना बढ़ जाएगा यहाँ पे 4। ठीक है फिर एक और लेबर को एम्प्लॉयड करा तो इस बार प्रोडक्शन कितना बढ़ा 0। कितना बढ़ा 0। और इसके बाद जब हमने एक और लेबर को एम्प्लॉयड करा तो हमारा प्रोडक्शन कितना हो गया -4। अब यहाँ पे समझने वाली चीजें क्या क्या है इनको समझते हैं। देखो सबसे पहली चीज, जब आपकी यूनिट ऑफ लेबर कितनी होती है 1, तो यूनिट ऑफ लेबर 1 के केस में आपका टीपी एपी और एमपी हमेशा क्या होता है सेम होता है। क्या होता है सेम होता है। टोटल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट मार्जिनल प्रोडक्ट, क्योंकि एक ही लेबर है तो जितना प्रोडक्शन वो करेगा वही उसका एवरेज बनेगा और वही उसका क्या बन जाएगा मार्जिन बन जाएगा। ठीक है एक तो ऑब्जर्वेशन ये हो गई। दूसरी ऑब्जर्वेशन हमारी क्या हुई कि अगर आप इस टोटल प्रोडक्ट को ध्यान से देखो, क्या करो टोटल प्रोडक्शन को ध्यान से देखो, तो आपका टोटल प्रोडक्शन बढ़ तो रहा है। क्या है टोटल प्रोडक्शन बढ़ तो रहा है लेकिन कैसे बढ़ रहा है। यहाँ पे पहले 16 बढ़ा, फिर हमारा कितना बढ़ा 12 बढ़ा, फिर इसके बाद कितना बढ़ा 8 बढ़ा, फिर इसके बाद कितना बढ़ा 4 बढ़ा, फिर क्या है बढ़ा ही नहीं, एक और लेबर को एम्प्लॉयड करके बढ़ा ही नहीं और उसके बाद माइनस में चले गया। अगर तुम एक प्रोड्यूसर हो तो तुम्हें पता क्या करना चाहिए, यहाँ पे क्या करना चाहिए 5 यूनिट के बाद जब हमने देखा कि हमारा टोटल प्रोडक्शन कितना है 5 है और एक और लेबर लगा के भी अगर आपका प्रोडक्शन कितना है 60 ही है, तो क्या हमें यहाँ पे एक नई लेबर को एम्प्लॉयड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो डेफिनेटली हमें नहीं करना चाहिए। क्यों, क्योंकि 5 लेबर भी हमें उतना ही काम करके दे रहे हैं जितना हमें 6 लेबर करके दे रहे हैं। तो इसका मतलब जो है ये 6 नंबर की जो लेबर है ये क्या कर रही है सिर्फ कॉस्ट को इनकर कर रही है, प्रोडक्शन में कोई बेनिफिट नहीं कर रही। ठीक है ये क्या कर रही है सिर्फ कॉस्ट को बढ़ा रही है। और उसके बाद जब आप एक और लेबर को बढ़ाते हो तो यहाँ पे क्या होता है अब तो आपका प्रोडक्शन क्या है और नीचे चला गया, मतलब माइनस में जाने लगा। तो आपको बीइंग अ प्रोड्यूसर आपको इस चीज को समझना चाहिए कि कहाँ तक आपको लेबर को एम्प्लॉयड करना चाहिए। अगर आप एक्सेस मात्रा में लेबर्स को एम्प्लॉयड करते हो तो एक समय के बाद आपको लॉस देना शुरू कर देती है। ठीक है ज्यादा लेबर का मतलब ज्यादा प्रोडक्शन होगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है एक लेवल तक ये चीज ठीक है कि आप एक लेबर एम्प्लॉयड करा ठीक है प्रोडक्शन इतना हुआ, 2 करा 3 करा 4 करा 5 करा, 5 के बाद आपको अपनी लेबर एम्प्लॉयमेंट को क्या कर देना चाहिए रोक देना चाहिए, क्योंकि उसके बाद वो क्या कर रही है आपको कॉस्ट इनकर करके दे रही है बट प्रॉफिट अर्न करके नहीं दे रही। ठीक है तो ये हो गया हमारा टोटल प्रोडक्ट। अच्छा अगर हम बात करें कि अपनी एवरेज प्रोडक्ट की, तो एवरेज प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से है। पहले एक लेबर कितना बना रहा था 20 यूनिट्स बना रहा था,
इसके बाद 2 लेबर ने मिलकर कितना बनाया 18, मतलब पर लेबर के कितनी है 18। फिर 3 लेबर जब एम्प्लॉयड करे तो 16, फिर 4 लेबर एम्प्लॉयड करे तो 14, फिफ्थ लेबर एम्प्लॉयड करा तो 12, सिक्स लेबर को एम्प्लॉयड करा तो 10, सेवंथ लेबर को एम्प्लॉयड करा तो 8। तो यहाँ पे हमने एक चीज देखी कि पहले जो लेबर 20 यूनिट बना रहा था, बाद में घटते 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 वो कितने पे आ गया 8 यूनिट पे। तो यहाँ पे हमें नए एक लेबर को एम्प्लॉयड करके फायदा क्या हो रहा है, कुछ भी फायदा नहीं हो रहा। मतलब शॉर्ट रन में बेसिकली क्या होता है कि कैपिटल की कमी आने के कारण क्या है, हम अपने प्रोडक्शन को बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं पाते। ठीक है, तो जब हम शॉर्ट रन में काम कर रहे होते हैं तो हमें जो लेबर एम्प्लॉयड करना चाहिए वो बहुत समझदारी के साथ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि एक एक्स्ट्रा लेबर के आने से यूजुअली हमारा प्रोडक्शन कम ही हो जाता है, एवरेज प्रोडक्शन कम हो जाता है। टोटल प्रोडक्शन तो आपको डेफिनेटली बढ़ेगा, लेकिन डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है वो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक चीज को देखा कि हमारा जो एवरेज प्रोडक्ट है वो क्या हो जा रहा है, बेसिकली कम होता चले गया। पहले जो लेबर हमारी 20 यूनिट्स का काम करके देती थी, आज की डेट में 7 लेबर लगने के बाद वो क्या कर रही है, सिर्फ हमें 8 यूनिट का काम करके दे रही है। तो कहीं ना कहीं ये वाला जो लॉस है ये किसके ऊपर शिफ्ट हो जा रहा है, प्रोड्यूसर के ऊपर। किसके ऊपर शिफ्ट हो जाता है, प्रोड्यूसर के ऊपर। और अगर हम इसे थोड़ा और डिटेल में समझे तो ये जो लॉस है एक्चुअल में ये क्या है, प्रोड्यूसर के ऊपर ना शिफ्ट होकर कंज्यूमर के ऊपर शिफ्ट होता है। किसके ऊपर शिफ्ट होता है, कंज्यूमर के ऊपर। क्योंकि अगर हमारा क्या होगा, एवरेज प्रोडक्ट कम बन के आएगा, तो जो प्रोड्यूसर है वो क्या करेगा, प्रोडक्ट को महंगा करके मार्केट में बेचेगा। और जब वो महंगा करके बेचेगा तो अल्टीमेटली कॉस्ट किसको बियर करना पड़ रहा है, कंज्यूमर को बियर करना पड़ रहा है। जब कंज्यूमर को ये कॉस्ट बियर करना पड़ रहा है तो यहाँ पे क्या हो गया, अब कंज्यूमर क्या करेगा, या तो इसको सब्स्टिट्यूट गुड्स ढूंढेगा, क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट गुड्स ढूंढेगा। या फिर अगर ये गुड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसके कंजम्पशन पे क्या लगा देगा, रोक लगा देगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो प्रोड्यूसर है उसके लिए एक ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है जहां पर वो क्या है, कॉम्पिटेटिव नहीं रह पाता। ठीक है, तो उसको इस चीज को समझना चाहिए। ठीक है, बीइंग अ रेशनल कंज्यूमर, सॉरी प्रोड्यूसर, उसको इस चीज को समझना चाहिए कि कहाँ तक उसको अपने लेबर को एम्प्लॉयड करना चाहिए। आप अपने लेबर को तभी बढ़ाओ जब आपके पास क्या है, कैपिटल है ज्यादा एम्प्लॉयड करने के लिए। ज्यादा कैपिटल को एम्प्लॉयड करके आप ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास कैपिटल सीमित है तो सीमित कैपिटल में आप ये देखो कहाँ तक आपको लेबर बेनिफिट दे रही है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि एक सर्टेन पॉइंट पर आके लेबर के आने से कुछ भी आपका बेसिकली प्रोडक्शन चेंज ही नहीं हो रहा, तो आपको वहां पर क्या करना चाहिए, लेबर का एम्प्लॉयमेंट रोक देना चाहिए। आई होप चीज समझ में आ गई होगी। अच्छा, आप समझते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट को। मार्जिनल प्रोडक्ट के केस में क्या है कि बेसिकली मार्जिनल प्रोडक्ट स्टार्टिंग में कितना था, हमारा 16 था, फिर माइनस हुआ 4 16, सॉरी स्टार्टिंग में 20 था, फिर 16, देन 12, और एक बार आते 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 स्थिति कैसी हो गई, -4 पे चली गई। ठीक है, जब हमने अपना लास्ट लेबर को एम्प्लॉयड करा तो हमारी स्थिति कहाँ चली गई, मार्जिनल प्रोडक्ट की -4 में। मतलब ये एक खराब सिचुएशन है हमारे लिए कि हमारा जो प्रोडक्ट था, एक एक्स्ट्रा लेबर को एम्प्लॉयड करके हमारा जो प्रोडक्शन है वो घट रहा है। ठीक है, मतलब बढ़ नहीं रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोडक्शन आपका घट जा रहा है। पहले आपका कितना था, एक लेबर को एम्प्लॉयड करा तो 20 यूनिट बना के दी, जब दूसरे लेबर को एम्प्लॉयड करा तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए था। लेकिन ये क्या है, टेंडेंसी है कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो क्या होता है, घट जाता है। क्यों? क्योंकि आपके पास अभी भी बेसिकली कैपिटल आपकी फिक्स है। ठीक है, कैपिटल तो आप बहुत ज्यादा लगा नहीं सकते। तो अगर आपके पास मान लो कि एक मशीन है, तो पहले एक लेबर एक मशीन पे काम कर रहा था, अब 2 लेबर एक मशीन पे काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कैपिटल की कमी आने के कारण आपका जो प्रोडक्शन है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्शन क्या हुआ, कम हो गया। फिर जब आपने थर्ड लेबर को एम्प्लॉयड करा तो अभी भी आपके पास मशीन कितनी है, सिर्फ एक है। अब एक मशीन पे बैठने वाले लोग कितने हैं, 3। तो आपका जो प्रोडक्शन है वो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मशीन भी सीमित है और समय भी सीमित है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, फिर आपका प्रोडक्शन क्या हुआ, थोड़ा और कम हो गया। फिर एक और लेबर को एम्प्लॉयड करा तो प्रोडक्शन और कम हुआ, और एक स्थिति तो ऐसी आ गई कि आपने एक नए लेबर को लगा भी दिया ना तो भी प्रोडक्शन में कोई इंक्रीमेंट आया नहीं। ठीक है, मतलब जीरो हो गया। और फिर एक और लेबर को एम्प्लॉयड करा, अब ऐसी स्थिति आ चुकी है कि आपकी जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो क्या हो गया, और कम हो चुका है, मतलब माइनस में ही जा चुका है। तो यहाँ पे हमें क्या समझना चाहिए कि कहाँ तक हमें लेबर को एम्प्लॉयड करना चाहिए, ये चीज आपको क्या है, समझ में आनी चाहिए। आई होप आप लोगों को ये पूरा जो ऑब्जर्वेशन है ये समझ में आया होगा, किस तरीके से हम कंप्यूट करते हैं एंड किस तरीके से हम क्या करते हैं, हमारा जो प्रोड्यूसर है उसे बिहेव करना चाहिए, किस तरीके से हमारा क्या है, लेबर बिहेव करता है प्रोडक्शन के समय पे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में क्या समझना है कि इस बार हमें एवरेज प्रोडक्ट दिया हुआ है, इससे टोटल प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे एंड मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे निकलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या पता है कि अगर हमें एवरेज प्रोडक्ट दिया है और हमें टोटल प्रोडक्ट निकालना है, तो आप कैसे निकाल सकते हो, आप लिखोगे टोटल प्रोडक्ट इक्वल्स टू एवरेज प्रोडक्ट इंटू यूनिट ऑफ लेबर। ठीक है, यूनिट ऑफ लेबर।
जितनी भी आपको लेबर दी है उससे आप अगर क्या करते हो एवरेज प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपका क्या निकल के आता है, टोटल प्रोडक्ट निकल के आता है। चलो देखते हैं कैसे। सबसे पहले वाले में आपको यूनिट ऑफ लेबर कितना गिवन है, 1, एंड एक लेबर ने कितना एवरेज प्रोडक्ट बनाया, 2। इसका मतलब सारा का सारा प्रोडक्शन इसी ने करा होगा, तो यहाँ पे हमारा टोटल प्रोडक्ट कितना निकल के आएगा, 2। सेकंड केस में हमने देखा कि हमारा यूनिट ऑफ लेबर कितना है, 2, और इन दोनों ने मिलकर कितना प्रोडक्शन करा है, 3। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर कितना एवरेज प्रोडक्शन करा, 3। मतलब एक का प्रोडक्शन कितना है, 3, तो दोनों का कितना हो जाएगा, 6। इसके बाद हमने क्या देखा कि अगर 3 लेबर को एम्प्लॉयड करा और एक का प्रोडक्शन कितना है, 4 है, मतलब एक के द्वारा बनाई गई जो यूनिट्स है वो कितनी है, 4 है, तो तीनों की कितनी हो जाएंगी, 12। 3 4 जा 12, इट्स 12। आफ्टर दैट हमने देखा कि हमारा जो एवरेज प्रोडक्ट है वो कितना है, 4.25। ठीक है, एक लेबर का 4.25 है, तो 4 लेबर का कितना होगा, 17। कैसे 17 होगा, यहाँ पे देखो, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 16। क्या, 4 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 16। अगर 0.25 का 4 गुना किया जाए तो कितना हो जाएगा, 1। तो 16 + 1 = 17। ठीक है, इसके बाद हमने देखा, इसके बाद अगर मान लो कि एक लेबर ने बनाया कितना, 4 यूनिट, तो 5 लेबर मिलके कितना बना देंगे, 20 यूनिट्स। 5 4 जा 20, इट्स 20। आफ्टर दैट अगर एक लेबर ने 3.5 यूनिट को बना के तैयार करा, तो 6 लेबर कितना बना के तैयार करेंगे, तो सेम अगर हम 3.5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21। कैसे इसको 21 करेंगे, 3.5 का मतलब कितना होता है, 3.5 का मतलब होता है 7/2। ठीक है, एंड अगर यहाँ पे 2 से 6 को कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 3, एंड 3 7 जा 21। इस तरीके से हमने क्या निकाला, अपना टोटल प्रोडक्ट निकाला। ठीक है, टोटल प्रोडक्ट निकालने के बाद अब हमें क्या देखना है कि मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे निकलेगा। मार्जिनल प्रोडक्ट मैंने अभी बताया था कि अगर हमारी एक यूनिट होती है लेबर की, तो हमारा टीपी, एपी और एमपी क्या रहता है, सेम रहता है। तो यहाँ पे हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि तीनों के केस में कितना हो जाएगा, सेम। फिर हमने क्या समझा था, हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है कि एक एक्स्ट्रा लेबर को एम्प्लॉयड करके टोटल प्रोडक्शन में कितना चेंज आ रहा है। तो टोटल प्रोडक्शन में कितना चेंज आया, जब हमारा लेबर 1 से 2 हुआ तो 4 यूनिट्स का क्या है, चेंज आया। तो इसका मतलब एमपी कितना हो जाएगा, 4। इसके बाद एक और बार लेबर को हमने जब एम्प्लॉयड करा तो हमारा टोटल प्रोडक्ट में कितना चेंज आया, 6 का। कितना चेंज आया, 6 का। तो 12 - 6 कितना हो जाएगा, 6। इसके बाद हमने देखा कि जब हमने एक और लेबर को एम्प्लॉयड करा तो हमारा इस बार टोटल प्रोडक्शन में कितना चेंज आया, 5। कितना चेंज आ गया, 5। यहाँ पर हमने क्या लिखा, 5। इसके बाद हमने देखा कि जब हमने एक और लेबर को एम्प्लॉयड करा तो इस बार हमारा टोटल प्रोडक्शन में कितना चेंज है, 3। कितना चेंज आ जाएगा, 3। तो 20 - 17 इज 3। इसके बाद हमने देखा जब हम एक और लेबर को एम्प्लॉयड कर रहे हैं तो इस बार आपका टोटल प्रोडक्शन में कितना चेंज है, 1। तो इस तरीके से हमने क्या निकाला, अपना टीपी, एमपी एंड एपी का क्या करा, कंप्यूटेशन कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 2 क्वेश्चंस को समझा। अभी आगे हम समझते हैं किस चीज को, रिटर्न टू अ फैक्टर, द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न। आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसकी हमेशा मार्किंग कैसी होती है, या तो 3 मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स के लिए, या 5 मार्क्स के लिए। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को क्या है, पूछा जाता है। समझते हैं कि क्या है पूरा कॉन्सेप्ट। रिटर्न टू अ फैक्टर, द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। क्या बोला जाता है इसे, रिटर्न टू अ फैक्टर, या तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बोल देते हैं या फिर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट भी बोल देते हैं। डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ, अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो आपने यहाँ पे देखा कि हमारे जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो घटता चले जा रहा है। 20 से 16, 12, 8, 4, देन उसके बाद 0, और उसके बाद तो और भी कम होकर -4 हो गया। तो ये जो घट रहा है इसके पीछे कारण क्या है, इसको हमें समझना है इस कॉन्सेप्ट के थ्रू। If the output of one factor is increasing while all other factor remain constant, then the proportion between the factor is changed. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हमने ये समझा था, अगर आपको फर्स्ट पार्ट की थ्योरी याद होगी तो उसमें हमने इस चीज को समझा था कि क्या कहते हैं, हमारे जो प्रोडक्शन का जो फंक्शन है वो 2 स्पेन में समझा जाता है। एक होता है शॉर्ट पीरियड और एक होता है लॉन्ग पीरियड। एक क्या होता है, शॉर्ट पीरियड, और एक होता है लॉन्ग पीरियड। लॉन्ग पीरियड में सारी चीजें, मतलब जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, हमारे वेरिएबल हो जाते हैं, लेबर भी, कैपिटल भी, ठीक है, सारी चीजें। लेकिन शॉर्ट पीरियड में हमारे पास क्या होता है, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ मनी, ये थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है कि हम अपने कैपिटल को क्या है, एक्सेसिवली
इम्प्लॉयड कर सके। तो ऐसे केस में हमारे पास जो कैपिटल होती है वो कैसी होती है, लिमिटेड होती है। बट कैपिटल क्योंकि हमें ह्यूज अमाउंट में चाहिए होती है, हम इसको बार बार एम्प्लॉयड नहीं कर सकते। लेकिन हमारा जो लेबर होता है वो उतना ज्यादा क्या है, आपके लिए कॉस्टली नहीं होता, तो आप क्या करते हो, उसे एम्प्लॉयड कर सकते हो अगर आप अपने प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहो तो। अब मान के चलते हैं, कुछ ऐसा समझना, ठीक है, कि ये हमारा क्या है, लेबर एंड कैपिटल का रेशियो है। ठीक है, क्या है, यहाँ पे हमारा लेबर है एंड यहाँ पर हमारा क्या है, कैपिटल है। ठीक है, ये क्या है, कैपिटल है। इनिशियल फेज में आपने जो कैपिटल लगाया वो 1 लगाया और लेबर आपने एम्प्लॉयड करे 3। अब आपको क्या है, आपको ऐसा लगा कि यार अभी ना हमारे पास थोड़ा सा बेसिकली मार्जिन है कि मैं एक और लेबर को एम्प्लॉयड कर सकूं। तो आपने जब एक और लेबर को एम्प्लॉयड करा तो आपका लेबर कितने हो चुके हैं, 4। लेकिन कैपिटल तो आप चेंज नहीं कर पा रहे ना, क्यों, क्योंकि पीरियड कैसा है, शॉर्ट है। शॉर्ट पीरियड में कैपिटल बार बार चेंज नहीं हो पाती क्योंकि फिक्स फैक्टर होता है। अब आपकी कैपिटल अभी भी कितनी है, 1 है। फर्स्ट वाले केस में आपका जो रेशियो है वो कितना हो चुका है, 3:1 हो चुका है, जबकि सेकंड वाले केस में आपका जो रेशियो है वो कितना हो चुका है, 4:1 हो चुका है। अच्छा, अगर आपको मार्जिन लगता है कि चलो ठीक है, एक लेबर को और एम्प्लॉयड किया जाए, तो आपने एक लेबर बढ़ाया 5, लेकिन कैपिटल आपकी अभी भी चेंज नहीं हो पा रही क्योंकि शॉर्ट पीरियड है। इस बार रेशियो क्या हो गया, 5:1 हो गया। अब यहाँ पे एक चीज हमने समझी कि आपकी जो कैपिटल है वो हमेशा सेम है, जबकि आपकी जो कैपिटल, जबकि आपका जो लेबर है वो क्या है, चेंज हो रहा है। तो लेबर के चेंज होने से आपका क्या हो जाएगा, रेशियो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, पहले आपका कितना था रेशियो, 3:1, फिर 4:1, फिर 5:1। ठीक है, ये चीज हमें समझ में आई। अभी वापस चलते हैं कि क्या बोल रहा है। If the input of one factor is increasing while all other factor remain constant, then the proportion between the factor is change. अगर इनपुट एक फैक्टर का चेंज हो रहा है, ठीक है, मतलब बढ़ रहा है, जबकि बाकी सारे आपके फैक्टर क्या रहने वाले, कांस्टेंट रहने वाले हैं, तो जो प्रोपोर्शन है, जो रेशियो है इनके फैक्टर के बीच का, वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे अभी हमने अपने क्वेश्चन में सीखा था, 3/1, 3:1, 4:1, 5:1। सपोजिंग देयर आर 2 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मान लो कि यहाँ पे 2 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड एंड लेबर, जिसमें लैंड आपका कैसा है, फिक्स फैक्टर है, जबकि लेबर कैसा है, वेरिएबल फैक्टर है। ऑन अकाउंट ऑफ चेंज इन द प्रोपोर्शन ऑफ फैक्टर, देयर विल आल्सो बी चेंज इन टोटल आउटपुट बट एट डिफरेंट रेट। कहते हैं जैसे जैसे आपका प्रोपोर्शन ऑफ फैक्टर चेंज होता है ना, वैसे वैसे आपका आउटपुट भी चेंज होता है, लेकिन डिफरेंट रेट से चेंज होता है। अब इस लाइन का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ जैसे जैसे आपका वेरिएबल फैक्टर चेंज हो रहा है, देख रहे हो, वेरिएबल फैक्टर आपका 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 एंड 4 से 5 इस तरीके से होते जा रहा है। इसके चेंज होने के साथ साथ आपका टोटल प्रोडक्ट भी चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, टोटल प्रोडक्ट भी चेंज हो रहा है। पहले 2 था, फिर 6 हुआ, फिर 12, फिर 17, 20, देन 21, ये भी चेंज होता चले गया। लेकिन ये चेंज अलग रेट से हो रहा है। पहली बार में आपका कितना यूनिट बढ़ा, 2, फिर 4, फिर 6, फिर 5, फिर 3, फिर 1, इस तरीके से। तो ये क्या हो रहा है, अलग अलग रेट से चेंज हो रहे हैं। तो इनिशियली व्हेन मोर लेबर इज एम्प्लॉयड ऑन द फिक्स्ड लैंड, टोटल आउटपुट में इंक्रीज एट अ इंक्रीजिंग रेट। इसने बोला जब पहली बार में आप क्या करते हो, ज्यादा लेबर को लगाते हो ना, ऐसा पॉसिबल है कि आपको जो आउटपुट है ना वो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो जाए। बट इवेंचुअली स्टेज मस्ट कम व्हेन एज अ मैटर ऑफ लॉ टोटल आउटपुट विल इंक्रीज ओनली एट डिमिनिशिंग रेट। पहले ये बढ़ते रेट से बढ़ेगा, लेकिन उसके बाद ये क्या हो जाएगा, एक स्टेज ऐसी आएगी जब आपके पास क्या है, कैपिटल आपकी फिक्स है, लेकिन लेबर आपका फिक्स ना होने के कारण आपकी क्या हो जाएगी, बेसिकली आपका जो प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगा, घटना शुरू हो जाएगा। दिस इज पॉपुलरली नोन एज द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इसी को क्या बोला गया, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बोला गया। वेरिएबल वर्ड का यूज क्यों करा जाता है, क्योंकि आपकी जो कैपिटल है वो फिक्स्ड है, लेकिन लेबर आपकी फिक्स्ड नहीं है। लेबर आपकी क्या है, वेरिएट हो रही है, और इसके वेरिएट होने के कारण ही इसका नाम क्या दिया गया, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, या फिर इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न। डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसके मार्जिनल जो एमपी जो है वो क्या हो जाता है, घटता चले जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न। एक बार फिर से रिकैप ले लेते हैं पूरे कॉन्सेप्ट का, पेपर में आने वाला कॉन्सेप्ट है और रिपीट होने वाला कॉन्सेप्ट है। तो इसमें क्या समझा कि जो इनपुट है, अगर एक फैक्टर चेंज होता है और दूसरा कांस्टेंट रहता है, तो इनके बीच का जो प्रोपोर्शन है वो कैसा हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे 2 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड एंड लेबर, जिसमें लैंड क्या हमारी फिक्स्ड है, जबकि लेबर क्या हमारा वेरिएबल फैक्टर है। कहते हैं एक के चेंज होने की वजह से, अगर वेरिएबल फैक्टर चेंज होता है तो उसकी वजह से हमारा क्या है, टोटल जो प्रोडक्शन है वो भी चेंज होता है, लेकिन डिफरेंट रेट से चेंज होता है, और इस डिफरेंट रेट को ही क्या बोला जाता है, एमपी बोला जाता है। इस डिफरेंट रेट को ही क्या बोला जाता है, एमपी बोला जाता है। ठीक है, जब हम ज्यादा कैपिटल एम्प्लॉयड करते हैं तो शुरुआत में हमारा क्या होता है, जो प्रोडक्शन होता है वो बढ़ने लगता है, लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है जहां पे हमारा टोटल प्रोडक्ट रुक के फिर नीचे आना शुरू हो जाता है। जैसे हम एक छोटा सा यहाँ पे एग्जांपल हमने समझा था, आपने यहाँ पे एक चीज देखा, पहले आपका प्रोडक्शन क्या है, बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है, इसके बाद बढ़ा और यहाँ पे आके स्टॉप हो गया।
यहाँ पे क्या होता है, एक स्टेज आ गई, स्टॉप हो गया। यहाँ पे प्रोड्यूसर को समझना चाहिए कि अब अपने प्रोडक्शन को रोक दो। और इसके बाद एक स्टेज ऐसी भी आई जहां पर घटना शुरू हो गया, ठीक है, जहां पे आगे क्या हुआ, ये घटना शुरू हो गया। तो यही हमारा क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न है, ठीक है, यही क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न कहलाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हमें क्या समझना है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स, डिमिनिशिंग रिटर्न्स एंड नेगेटिव रिटर्न्स, 3 डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि टीपी क्या होता है, एमपी क्या होता है, एपी क्या होता है, और वो आपस में कैसे क्या करते हैं, बिहेव करते हैं। अभी हमें क्या करना है, उसका डायग्राम समझना है कि इसका डायग्राम किस तरीके से बेसिकली क्या है, बनेगा करके। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या समझना है, हमें यहाँ पे समझना है, सबसे पहले एक चीज देखते हैं, हमारा एक टेबल है यहाँ पे, यूनिट ऑफ लैंड, फिर क्या है, यूनिट ऑफ लेबर, देन टोटल प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। यूनिट ऑफ लैंड हमें क्या पता है कि ये क्या हमारा फिक्स्ड है, ठीक है, तो ये शॉर्ट टर्म में हमारा फिक्स ही रहने वाला है। अगर हमारे पास एक लैंड है तो ये हमेशा क्या रहेगा, एक ही रहेगा, ठीक है, एक 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 एक, मतलब क्या है, ये हमारा जो लैंड है वो क्या रहने वाला है, एक रहने वाला है। लेकिन अगर हम बात करें अपनी लेबर की, तो लेबर कैसे, हमारे लेबर तो हमारे बेसिकली क्या है, वेरिएबल फैक्टर है। एंड वेरिएबल फैक्टर को हमें पता है हम एक लिमिट तक बढ़ा सकते हैं। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे हमारा पहली केस में कितना है, एक लेबर है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, और इस तरीके से हमने क्या करे, 8 लेबर तक एम्प्लॉयड करे। जब हमने 8 लेबर एम्प्लॉयड करे तो हमने ये देखा कि हमारा जो फर्स्ट लेबर है वो कितना प्रोडक्शन करता है, बेसिकली 2 यूनिट्स का प्रोडक्शन करता है। फिर हमने देखा जब हमने एक और लेबर लगाया ना, तो इन दोनों के द्वारा कितना क्या प्रोडक्शन किया गया, 5। फिर 3 लेबर कितना करते हैं, 9। फिर 4 कितना करते हैं, 12। और इस तरीके से हमने देखा कि हमारी क्या है, टेबल बन गई। अच्छा, अब यहाँ पे हमें ध्यान देना है मार्जिनल प्रोडक्ट की तरफ। मार्जिनल प्रोडक्ट को अगर हम देखें, तो अगर हमारी एक यूनिट लेबर ऑफ यूनिट कितना है, एक है, तो एक यूनिट लेबर के केस में हमारा टीपी, एपी एंड एमपी तीनों चीज क्या होता है, सेम होता है। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट कितना है, 2 है, तो यहाँ पे भी मार्जिनल प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, फिर हमें पता है कि मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है, तो हमने देखा कि एक यूनिट माइनस, अगर आप लेबर की एक यूनिट बढ़ाने से जितना प्रोडक्शन बढ़ेगा वही क्या होता है, मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट होता है। तो एक यूनिट बढ़ाने से मेरा टीपी कितना बढ़ा, 5। तो अल्टीमेटली यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 3 का, तो 3 कितना हो जाएगा, मेरा एमपी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट केस में हमारा कितना होगा, 9 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 4। फिर 12 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 3। फिर 14 माइनस 12 कितना होगा, 2। इस तरीके से 15 माइनस 14 कितना होगा, 1। एंड 15 माइनस 15 कितना हो जाएगा, 0। एंड 14 माइनस 15 कितना हो जाएगा, -1। अब अगर हम इसको ध्यान से देखें पूरी टेबल को, तो ये हमारे जो टेबल है वो 3 पार्ट में है। किस तरीके से 3 पार्ट में है, हमारा जो मेन फोकस है वो एमपी की तरफ है, ठीक है, किसकी तरफ है, मार्जिनल प्रोडक्ट की तरफ। मार्जिनल प्रोडक्ट हमें क्या बताता है कि एक एक्स्ट्रा लेबर को एम्प्लॉयड करने से आपका जो प्रोडक्ट है उसमें कितना इंक्रीमेंट आता है, ठीक है। तो पहले हमने देखा, पहले आपने लेबर बढ़ाया तो पहले 2 से 3 हुआ, फिर 3 से 4 हुआ, ये हमारे लिए बेनिफिशियल सिचुएशन है। फिर आपने देखा कि पहले शुरू के 3 केसेस में 2 से 3, देन 3 से 4, ये क्या है, हमारी फेवरेबल सिचुएशन है, ठीक है, जहां पे हमारा एमपी क्या है, बढ़ रहा है। फिर 4 पे आने के बाद हमने एक चीज नोटिस करी, 4 3 2 1 0, और यहाँ पे आगे क्या हो गया, माइनस होना शुरू हो गया, क्या हो गया, माइनस होना शुरू हो गया, मतलब यहाँ से घटना शुरू हो गया, ठीक है। ये वाला सिचुएशन था जब हमारा क्या है, एमपी बढ़ रहा है। ये वाला सिचुएशन है जब हमारा एमपी क्या हो रहा है, घट रहा है। और इसके बाद हमने देखा कि हमारा एमपी किस में चले गया, माइनस में चले गया। तो बेसिकली अगर हम देखें, हमारी प्रोडक्शन की कितनी स्टेजेस होती है, 3 स्टेजेस होती है। इनिशियल फेज में आपका जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो क्या होता है, बढ़ता हुआ होता है। फिर एक सिचुएशन आती है कि जो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट है वो क्या करता है, घटना शुरू कर देता है। और एक सिचुएशन ऐसी भी आती है जब आपका जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो किस में चला जाता है, माइनस में चला जाता है। इस चीज को समझेंगे कि ये होता किसकी वजह से, देखो ये इस वजह से होता है क्योंकि हमारा पीरियड कैसा है, शॉर्ट पीरियड है। कैसा पीरियड है, शॉर्ट। शॉर्ट पीरियड में क्योंकि आपके पास लगाने के लिए कैपिटल बहुत ज्यादा होता नहीं है, तो इन दैट केस अगर आप सिर्फ लेबर को ही बढ़ाए जा रहे हो, तो लेबर करेगी क्या, मशीन आपके पास एक ही है, इसी मशीन पर आपने पहले एक लेबर लगाया, अब 2 काम कर रहे हैं, फिर 3 काम कर रहे हैं, फिर 4 काम कर रहे हैं, फिर 5 काम कर रहे हैं। इस तरीके से एक ही मशीन पर अगर हम बार बार लेबर को एम्प्लॉयड करेंगे तो हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है वो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट कम होने लग जाएगा, जिसकी वजह से मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो शुरू की जो अगर हम बात करें कि शुरू की जो फर्स्ट मतलब सिचुएशन है, इसमें होता है कि हमारा इंक्रीजिंग एमपी होता है। इसका मतलब क्या होता है, इंक्रीजिंग रिटर्न ऑफ फैक्टर। क्या है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। ये फेवरेबल सिचुएशन होती है किसी भी प्रोड्यूसर के लिए।
इंक्रीजिंग एमपी का मतलब होता है इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। फिर अगर हम नेक्स्ट सिचुएशन देखें कहां से, जहां पे हमने लेबर 3 को एम्प्लॉयड करा लेबर 7 तक, ये कैसी सिचुएशन है हमारी, ये है डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट इंप्लाइंग डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। मतलब अब अगर आप किसी लेबर को एम्प्लॉय कर भी रहे हो ना, तो उससे आपका प्रोडक्शन उतना नहीं बढ़ पा रहा जितना पहले बढ़ रहा था स्टेज 1 में। ठीक है, इसके बाद जब आपका प्रोडक्शन 0 से माइनस में चला जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, डिमिनिशिंग एमपी। एमपी भी घटती हुई है, और जिसका मतलब क्या है, डिमिनिशिंग रिटर्न ऑफ अ फैक्टर। क्या है, डिमिनिशिंग रिटर्न ऑफ अ फैक्टर। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, अगर हम ये देखें, ये हमारा टीपी का ग्राफ है और ये किसका है, हमारा एमपी का ग्राफ। इन दोनों को एक साथ समझते हैं। सबसे पहले हमने स्टेज ऑफ प्रोडक्शन को कितने हिस्सों में बांटा हुआ है, 3 हिस्सों में बांटा हुआ है। एक मिनट, यहाँ पे एक अलग कलर पिक कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये कितना हो गया हमारा, ये स्टेज 1 है, ये स्टेज 2 है, एंड ये क्या है, हमारा स्टेज 3 है। ये जो ग्राफ है ये किस चीज का है, हमारा टीपी का। एंड ये वाला जो ग्राफ है ये किस चीज का है, हमारा एमपी का। अब हम ध्यान से समझते हैं, देखो ये हमारा टोटल प्रोडक्ट, ये मार्जिनल प्रोडक्ट है, और यहाँ पे जो है हमारा क्या है, बेसिकली हमें स्टेज ऑफ प्रोडक्शन को समझना है। तो अगर हम स्टेज ऑफ प्रोडक्शन को समझे तो इनिशियल फेज में अगर हम यहाँ पे देखें 259 तक की कंडीशन को देखें, तो हमारा जो टीपी है ये बढ़ता हुआ है। कैसा है, टीपी क्या है, बढ़ रहा है। टीपी कैसा है, बढ़ रहा है। ठीक है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है यहाँ तक, और इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। ठीक है, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। पहले देखा आपने कि आपका टीपी पहले 2 था, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ, तो कैसा है, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। इसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट आया है। ठीक है, इस पॉइंट पे आने के बाद हमारा जो टीपी है ये बढ़ेगा अभी भी, लेकिन अब ये थोड़ा कम रेट से बढ़ रहा है। ये क्या है, अब थोड़ा कम रेट से बढ़ रहा है। अगर आप इसकी शेप को देखोगे तो अब ये थोड़ा कम रेट से बढ़ रहा है। पहले इसमें एकदम से कैसा है, बूम आया। ठीक है, लेकिन इसके बाद इसका जो इंक्रीमेंट है वो थोड़ा स्लो हो गया। ठीक है, स्लो कहाँ तक हुआ ये, या इस पोजीशन तक, इस पोजीशन तक ये क्या है, स्लो हुआ, और यहाँ पे आने के बाद ये क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। यहाँ पे आने के बाद क्या हुआ, ये स्टेबल हो गया। ये कौन सी सिचुएशन है, स्टेबल सिचुएशन है। ठीक है, जहां पे आके हमारा टोटल प्रोडक्शन क्या हो गया, रुक गया। यहाँ पे आके बेसिकली एक प्रोड्यूसर को नए लेबर को एम्प्लॉय करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इससे उसका टोटल प्रोडक्ट बढ़ नहीं रहा बल्कि घट रहा है, और यहाँ से क्या हो रहा है, उसको कॉस्ट भी इनकर हो रहा है। यहाँ पे आने के बाद इसने देखा जब इसका पॉइंट, ये क्या है, इसका स्टेबल पॉइंट है। इसके बाद आपने ध्यान दिया, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, यहाँ पे आगे इसका जो टीपी है वो घटना शुरू हो गया। ये वाली सिचुएशन, यहाँ पर आगे इसका क्या हुआ, जो टीपी है वो घटना शुरू हो गया। तो ये वाला क्या था, ये स्टेज 1 होती है। ठीक है, जब आपका टीपी बढ़ रहा है, इसके बाद ये आपकी स्टेज 2 है, जहां पर आपका टीपी बढ़ तो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। ठीक है, एंड ये सिचुएशन 3 है, जहां पर आपका टीपी अब क्या है, घटना शुरू हो गया। तो स्टेज 1 में आपका क्या होता है, इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है। सेकंड स्टेज में आपका क्या होता है, डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है, एंड स्टेज 3 में क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। अगर बात करें अपनी किसकी, एमपी की बात करें, हमारी एमपी की, तो एमपी में क्या होता है कि बेसिकली इनिशियल फेज में क्या होता है, आपका टीपी बढ़ता रहता है। सॉरी, एमपी क्या होता है, बढ़ता रहता है। ठीक है, स्टेज 1 तक एमपी क्या करेगा, बढ़ेगा, और स्टेज 1 पे ये करता अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच चुका होता है। स्टेज 1 पे ये क्या करता है, अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जाता है। इसके बाद स्टेज 2 में क्या होता है, ये गिरना शुरू होगा, मतलब कम होना शुरू होगा, और ये कहाँ तक कम होगा, जब तक कि आपका एमपी 0 नहीं हो जाता। ये क्या होता है, आपका स्टेज 2। ठीक है, जब आपका एमपी क्या होता है, 0 होता है, इन दैट केस आपका टीपी क्या होता है, गिरना शुरू होता है। ठीक है, इन दैट केस आपका टीपी क्या होता है, गिरना शुरू हो जाता है। और जिस सिचुएशन में आपका टीपी क्या होगा, नेगेटिव, सॉरी, जिस सिचुएशन में आपका टीपी क्या होगा, घटना शुरू होगा, उस सिचुएशन में आपका जो एमपी है वो नेगेटिव हो जाता है। तो आपकी 3 स्टेज हो गई प्रोडक्शन की। अगर हम इसको समराइज करें तो स्टेज 1 में आपका जो टीपी है वो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है, जबकि आपका एमपी जो होता है वो अपने मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंच चुका होता है। स्टेज 2 में आपका जो टीपी होता है वो क्या करता है, बढ़ तो रहा होता है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा होता है। डिक्रीजिंग रेट से बढ़ने का मतलब क्या होता है कि अब क्या करेगा, ये तब तक बढ़ेगा स्टेज 2 में जब तक कि अपने मैक्सिमम पॉइंट पे ना पहुंच जाए, और इसी दौरान हमारा जो एमपी होता है वो आपका तब तक घटता रहता है जब तक कि वो आपका 0 पे ना आ जाए। ठीक है, फिर स्टेज 3 में आपका टीपी क्या हो जाता है, घटना शुरू हो जाता है, और एमपी क्या हो जाता है, आपका नेगेटिव हो जाता है। इसीलिए पहले वाले स्टेज को बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न, दूसरे वाले को बोलते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न, एंड थर्ड वन इज नेगेटिव रिटर्न। आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। ठीक है, और जब भी पूछा जाएगा तो आपको इसको पूरा इसी तरीके से एक्सप्लेन करना है। पहले आपको अपने हिसाब से टेबल बनाना होता है, टेबल के बाद आपको डायग्राम बनाना होगा, और उसके बाद लिखना पड़ेगा। कैसे लिखना पड़ेगा, 3 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, जहां पे स्टेज 1 में लिखोगे कि आपका जो टीपी होता है इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है, जबकि स्टेज 2 में आपका जो होता है डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है, और उसके बाद स्टेज 3 में आपका जो टीपी होता है वो गिरना शुरू हो जाता है।
सेम थिंग अगर आप एमपी के लिए लिखोगे तो स्टेज 1 में क्या लिखोगे, आपका जो एमपी होता है अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जाता है, स्टेज 2 में क्या होता है 0 पे आता है, और स्टेज 3 में क्या हो जाता है वो नेगेटिव हो जाता है। तो ये बेसिकली हमारा रिलेशन था किसके बीच में, टीपी के बीच में और एमपी के बीच में। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। इसके बाद हमें ये समझना है कि इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर क्यों होते हैं, मतलब किसकी वजह से हमारे इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर होते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा ये होता है, इंक्रीजिंग रिटर्न का मतलब कौन सी सिचुएशन होती है जहां पे प्रोड्यूसर को सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है, प्रोड्यूसर के लिए सबसे ज्यादा फेवरेबल सिचुएशन होती है। ठीक है, प्रोड्यूसर के लिए क्या होती है, सबसे ज्यादा फेवरेबल सिचुएशन होती है। तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर अकर बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, कौन कौन सा है, सबसे पहले तो फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ द फिक्स्ड फैक्टर। जितना आप फिक्स्ड फैक्टर को ज्यादा यूज कर पाओगे उतने ज्यादा आपको क्या मिलेंगे, इंक्रीजिंग रिटर्न मिलेंगे। इन द इनिशियल स्टेजेस फिक्स फैक्टर रिमेन्स अंडर यूटिलाइज्ड, यस और नो। जब एक चीज बताओ, अगर मैंने एक मशीन को लगाया, मशीन किससे लगता है, कैपिटल से लगता है। अगर मैंने एक मशीन को एम्प्लॉयड करा, एक मशीन को अगर मैंने लगाया, तो बेसिकली इस मशीन को लगाने की वजह से मेरे को पता है कि इस मशीन में टोटल कितने लोग काम कर सकते हैं, 4 लोग काम कर सकते हैं। तो जब तक मैंने इसमें मान लो 1 लेबर लगाया, 2 लेबर लगाया, 3 लेबर लगाया, ये मशीन कैसी है, अभी भी अंडर यूटिलाइज्ड है। कब तक, जब तक कि मैंने इसमें 4 लोग ना लगा दिए। 4 लोगों को एम्प्लॉयड करने के बाद ये क्या है, मेरे को एक अपना क्या करेगी, मेरी मशीन क्या देगी, मेरे को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देगी। ठीक है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देगी, या फिर हम बोल सकते हैं कि मैक्सिमम प्रोडक्शन करके देगी। ठीक है, मैक्सिमम प्रोडक्शन करके देगी। तो अगर हम यहाँ पे समझे, तो इन द इनिशियल स्टेजेस फिक्स फैक्टर रिमेन्स अंडर यूटिलाइज्ड, इट्स फुलर यूटिलाइजेशन कॉल्स फॉर ग्रेटर एप्लीकेशन ऑफ द वेरिएबल फैक्टर। अगर हम इसको ज्यादा एम्प्लॉयड करना चाहते हैं तो हमें वेरिएबल फैक्टर को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाने का मतलब लेबर को बढ़ाना पड़ेगा। हेंस इनिशियली additional unit of the labor factor add more and more to the total output or marginal product of the variable factor tend to increase। क्या इसने बोला कि इनिशियल फेज पे क्योंकि आपकी जो मशीन होती है वो अंडर यूटिलाइज्ड होती है, इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे ज्यादा लेबर लगाए जा सके जिससे कि मशीन क्या हो, फुली यूटिलाइज हो जाए। तो कहता है कि जो एडिशनल हमारा जो वेरिएबल फैक्टर एम्प्लॉयड करा जाता है ना, ये हमें क्या देता है, ये हमें ज्यादा ही बेनिफिट देता है, इसीलिए हमारा जो एमपी होता है वो क्या होता है, बढ़ता हुआ होता है। ठीक है, फर्स्ट कारण क्या है, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। सेकंड की अगर हम बात करें, सेकंड में कहता है डिवीजन ऑफ लेबर एंड इंक्रीज इन एफिशिएंसी। क्या इसने बोला, एडिशनल एप्लीकेशन ऑफ द वेरिएबल फैक्टर इनेबल्स प्रोसेस बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर। Specialized worker may be used for different process of production. This increase efficiency और productivity of the variable factor। अब इसको समझते हैं कि क्या होता है। देखो, आपने जितना पैसा अपने बेसिकली इन्वेस्ट करना था बिजनेस में, आप कैपिटल के रूप में उसे कर चुके हो। अब आपको क्या करना है, उस फिक्स आपकी जो कॉस्ट है उसको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करना है। कैसे, वेरिएबल फैक्टर को इंप्लॉयड करके। अब वेरिएबल फैक्टर में आएगा क्या, लेबर। अगर मेरा एक लेबर काम करता है, ठीक है, मैंने क्या बोला कि अगर मेरे बिजनेस में क्या है, मेरा सिर्फ एक लेबर काम कर रहा है, तो एक ही लेबर सारे कामों को करेगा तो वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। अब मैंने बोला कि एक काम करते हैं, एक की जगह मेरे को पता है इस मशीन में टोटल 4 लोग काम कर सकते हैं, इस मशीन में क्या है, टोटल 4 लोग काम कर सकते हैं। तो मैंने एक लेबर को लगाया, फिर दूसरे को लगाया, तीसरे को लगाया, चौथे को लगाया। अब हम इन लोगों से जो काम करवाएंगे वो कैसे करवाएंगे, डिवीजन ऑफ लेबर के हिसाब से। किसके हिसाब से, डिवीजन ऑफ लेबर के हिसाब से। आपने अपने बिजनेस की बुक में एक प्रिंसिपल पढ़ा होगा ना, डिवीजन ऑफ लेबर या डिवीजन ऑफ वर्क करके। ठीक है, तो उसके हिसाब से डिवीजन ऑफ लेबर हमें क्या बताता है, डिवीजन ऑफ लेबर हमें ये बताता है कि काम को हमेशा इस तरीके से बांटो कि वो किसी भी लेबर की एफिशिएंसी के हिसाब से क्या हो, उसको एम्प्लॉय करा जाए। मतलब अगर एक लेबर, सपोज करो कि अगर एक लेबर बहुत अच्छी डिजाइनिंग कर सकता है तो उससे हम डिजाइनिंग का काम करवाएं। ठीक है, इससे क्या होगी, उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी और बेसिकली जो उसकी स्किल्स है वो क्या हो जाएंगी, फुली यूटिलाइज हो जाएंगी। ठीक है, अगर कोई लेबर ऐसा है जो कटिंग में बहुत अच्छा है तो आपको उसको क्या करवाना चाहिए, कटिंग का काम करवाना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या है, जो लेबर को टास्क हम दे रहे हैं वो इस तरीके से दें कि उसकी एफिशिएंसी फुली यूटिलाइज हो जाए। और क्योंकि इनिशियल फेज में हम अपने लेबर्स को बढ़ा रहे होते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, हमें एफिशिएंसी का भी फायदा मिल जाता है, जिसकी वजह से भी हमारे क्या आते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न्स आते हैं। ठीक है, तो पहला हमने देखा था फुली यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, सेकंड वन इज डिवीजन ऑफ लेबर एंड इंक्रीज इन एफिशिएंसी। थर्ड क्या है, बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर। ठीक है, बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर, इसका मतलब क्या है, so long as the fixed factor remains underutilized, additional application of variable factor tends to improve the degree of coordination between the fixed and variable factor. As a result, marginal product increase and total product increase at the increasing rate। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर फैक्टर्स के बीच में बेटर कोऑर्डिनेशन है, फैक्टर का मतलब क्या हो गया, कैपिटल के बीच में और लेबर के बीच में, कैपिटल के बीच में एंड लेबर के बीच में। अगर इनके बीच में बेटर कोऑर्डिनेशन है, कैपिटल एंड लेबर के बीच में,
अगर इनके बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन है तो हम क्या कर सकते हैं, अपने काम को या अपनी प्रोडक्टिविटी को ज्यादा अच्छे से क्या कर सकते हैं, इनहेंस कर सकते हैं। जैसे कि समझते हैं, अगर मैंने बोला कि सपोज करो कि मेरी जो मशीन है इसमें मैक्सिमम 4 लोग काम कर सकते हैं, तो जब तक मैंने इसमें एक लेबर लगाया तब भी ये अंडर यूटिलाइज्ड है, 2 लगाया तब भी अंडर यूटिलाइज्ड है, 3 लगाया तब भी अंडर यूटिलाइज्ड है। लेकिन अगर मैंने इसको 4 लगा दिया तो ये क्या करेगी, सबसे अच्छा परफॉर्म करके देगी। 4 लेबर चाहिए और 4 लोग काम कर सकते हैं और 4 ही मैंने क्या करे, लेबर को एम्प्लॉयड करा, तो ये सबसे बेस्ट सिचुएशन हो गई। अब अगर हम 5 लेबर्स को लगाते हैं तो इसमें कुछ नहीं होगा, एक लेबर आपका क्या है, आइडल बैठा हुआ है। अगर मैं 6 लेबर लगाती हूँ तो फिर 2 लोग क्या गए हैं, आइडल बैठे हुए, मतलब खाली बैठे हुए हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, अगर आप 4 लोगों की नीड और 4 ही लोगों को एम्प्लॉयड करते हैं तो ये क्या होता है, बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर्स होता है, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट भी बढ़ता है, बेसिकली मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़ता है। ठीक है, तो थर्ड रीजन इज बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर्स। पहला हमने क्या पढ़ा, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर, सेकंड है डिवीजन ऑफ लेबर एंड इंक्रीज इन एफिशिएंसी, एंड थर्ड वन इज बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर्स। ये तो हो गए हमारे बढ़ने के कारण। अब घट क्यों रहा है, इस चीज को समझना चाहिए। ठीक है, घटने के भी तो कारण है ना, कि ठीक है हमारा बढ़ तो इस रीजन से रहा है, घट क्यों रहा है हमारा, मतलब डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर क्यों आ रहा है। तो सबसे पहला कारण हमारा है फिक्सिटी ऑफ द फैक्टर। इसका मतलब क्या हो, फिक्सिटी ऑफ द फैक्टर इज द प्रिंसिपल कॉज बिहाइंड द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। As more and more unit of the variable factor are combined with the fixed factor, the latter gets excessively utilized. ठीक है, it suffers greater wear and tear and losses its efficiency, hence the diminishing return. इसका मतलब फिक्सिटी ऑफ फैक्टर का मतलब ये हुआ कि अगर एक मशीन में मैक्सिमम 4 लोग काम कर सकते हैं और आपने एक 5वें लेबर को भी लगा दिया, फिर 6ठे लेबर को भी लगा दिया, तो बेसिकली आपकी जो मशीन है वो कितना काम कर सकती है, 4 लोगों के लायक। लेकिन अगर उसमें 5 लोग, 6 लोग, 7 लोग, 8 लोग बैठ के काम करेंगे तो आपका जो मशीन है वो बेसिकली क्या होगी, जल्दी खराब होना शुरू होगी, जल्दी घिसनी शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका जो प्रोडक्शन है वो उतना अच्छा नहीं आ पाएगा। ठीक है ना, एक जो मशीन होती है बेसिकली उसकी भी एक कैपेसिटी होती है काम करने की। ठीक है, तो फिक्सिटी ऑफ फैक्टर के कारण क्या होता है, हमारे डिमिनिशिंग रिटर्न हमें मिलते हैं। अब अगर बात करें हमारा सेकंड रीजन जिसकी वजह से हमारे डिमिनिशिंग रिटर्न आते हैं, तो इम्परफेक्ट फैक्टर substitutability. Factors of production are imperfect substitute of each other. इसने क्या बोला, factor of production are imperfect substitute of each other. More and more labor cannot be continuously used in place of capital. Accordingly, diminishing return are bound to set in if only the variable factor is increased to increase output. इम्परफेक्ट फैक्टर का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सपोज करो अगर हम शॉर्ट पीरियड की बात करते हैं तो हमारे पास जो कैपिटल होती है वो कैसी होती है, फिक्स्ड होती है। हमने सपोज करो कि 1 लाख रुपए का कैपिटल लगाया हुआ है। अब 1 लाख के कैपिटल में हमने देखा कि हम मैक्सिमम कितने लोगों से काम करवा सकते हैं, 4 लेबर से काम करवा सकते हैं। अगर मैं सोचूं कि 4 लेबर को लगा के मैं अपनी कैपिटल को थोड़ा कम करके अगर मैं लेबर 6 कर दूं तो क्या हमारा सेम काम करेगा, नहीं, कैपिटल कैपिटल की जगह पे काम करता है, लेबर लेबर की जगह पे काम करता है। ठीक है ना, अब ये कभी नहीं सोच सकते कि अगर हम लेबर को बढ़ा देंगे तो हमारी कैपिटल की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों आपस में एक दूसरे के कैसे हैं, इम्परफेक्ट क्या है, सब्स्टिट्यूट है। ठीक है, ये आपस में एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री तो है परफेक्ट, लेकिन सब्स्टिट्यूट कैसे हैं, ये इम्परफेक्ट है, क्योंकि लेबर कैपिटल का काम नहीं कर सकती और कैपिटल लेबर का काम नहीं कर सकता। ठीक है ना, तो इसने बोला कि इम्परफेक्ट फैक्टर सब्स्टिट्यूट होने के कारण भी क्या होता है, हमारा जो है डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न आता है, क्योंकि हम करते क्या है, हमारा डिमिनिशिंग रिटर्न आता कब है, जब हम अपने लेबर को बढ़ाना शुरू कर देते हैं। बेसिकली कैपिटल तो बढ़ नहीं पाती है क्योंकि शॉर्ट पीरियड है, बट हमारी लेबर बढ़नी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, डिमिनिशिंग रिटर्न आना शुरू हो जाता है। इसके बाद हमारा पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर्स। पुअर कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या हुआ, increasing application of variable factor eventually disturb the idle factor ratio. This result in poor coordination between the fixed and variable factor. इसका मतलब क्या हुआ, अगेन हम अपनी इस वाले एग्जांपल को लेते हैं कि अगर एक फैक्ट्री में 4 लोग काम कर सकते हैं या एक मशीन के ऊपर 4 लोग काम कर सकते हैं, तो हमने बोला कि एक मशीन पे कितने का रेशियो है, 4 का। अब अगर मैंने इस एक मशीन पे मान लो कि 6 लेबर लगा दी तो हमारा रेशियो कैसा हो चुका है, ये चेंज हो चुका है, जिसकी वजह से हमारा जो प्रोडक्शन का पैटर्न है वो कैसा हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है ना, क्योंकि अब हमें क्या है कि बेसिकली यहाँ पे कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क प्रॉपर हो नहीं पा रहा। पहले जो काम 4 लोग करते तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन प्रॉपर होता है ना, कि इस लेबर को कटिंग का काम करना है, इस लेबर को डिजाइनिंग का काम करना है, इस लेबर को पैकिंग का काम करना है, लेकिन अब क्योंकि लेबर 6 हो चुके हैं तो हमारा जो
डिवीजन ऑफ वर्क होता है, ये जो कोऑर्डिनेशन बिटवीन द लेबर्स होता है वो कैसे हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, पुअर कोऑर्डिनेशन होता है किसके बीच में, फैक्टर के बीच में। तो ये क्या है, डिमिनिशिंग रिटर्न के कारण है। ठीक है, अभी तक हमने क्या क्या चीजें पढ़ी, हमने भी डिटेल्ड मैनर में समझा कि बेसिकली हमारा क्या है, टीपी एमपी किस तरीके से बिहेव करते हैं, पूरा एक एग्जांपल की मदद से समझा। फिर हमने ये समझा कि उसकी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन 3 होती है, जहां पर हमारे इंक्रीजिंग रिटर्न, डिक्रीजिंग रिटर्न एंड नेगेटिव रिटर्न होते हैं। इंक्रीजिंग रिटर्न के हमने जो कारण पढ़े थे वो हमने 3 पढ़े थे कि हमारे क्या क्या है। ठीक है, बेटर कोऑर्डिनेशन होता है, इसके बाद फुल यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर होता है। ठीक है, तो ये हमने कुछ कारण पढ़े थे। उसके बाद फिर हमने पढ़े डिक्रीजिंग रिटर्न के कारण। अच्छा, जो कारण डिक्रीजिंग रिटर्न के होते हैं वही नेगेटिव रिटर्न के भी होते हैं। ठीक है, क्योंकि बेसिकली वो जब सिचुएशन ज्यादा खराब होने लग जाते हैं तो बाद में किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो डिक्रीजिंग रिटर्न में, सॉरी नेगेटिव रिटर्न में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम इसके अजम्पशंस पढ़ने की, इस लॉ के, कौन से लॉ के जो हम अभी तक लॉ पढ़ रहे, कौन सा, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इसके अजम्पशन क्या क्या है, ये किस अजम्पशन पे बेस्ड है। तो बेसिकली इसके हमें 2 अजम्पशन पढ़ने हैं। द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज बेस्ड ऑन द सर्टेन अजम्पशन, दीज आर एज फॉलो। सबसे पहला हमारा अजम्पशन क्या कहता है, ये कहते हैं कि रेशियो इन विच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर कंबाइंड कैन बी चेंज, units of the variable factor are homogeneous or equally efficient and are increased one by one. Thus the law of diminishing return set in not because later units of the variable factor are efficient than the former one. It sets in because the ideal factor ratio is disturbed or because the availability of the fixed factor reduces per unit of variable factor. इस क्या मतलब इसका हुआ, ये कहता है कि रेशो एक ऐसा रेशो जिसमें हम क्या करते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन करते हैं। इसको चेंज किया जा सकता है, बिल्कुल इसे चेंज किया जा सकता है। क्यों, क्योंकि अगर हम प्रोडक्शन फंक्शन की बात करें तो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन होता है एफ फंक्शन ऑफ एल एंड के, जहां पे के कैसा है, फिक्स्ड है, के का मतलब क्या हुआ, कैपिटल, एंड एल कैसा है, लेबर, जिसका जो क्या है, वेरिएबल है। अब मैंने बोला कि अगर हम अपने एग्जाम्पल को लेके चले तो मैंने बोला कि एक मशीन पे 4 लेबर काम कर सकते हैं। अब क्योंकि लेबर वेरिएबल फैक्टर, तो हम इसे बढ़ा के 5 भी कर सकते हैं। तो ये क्या है, रेशियो चेंज किया जा सकता है। यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर होमोजीनियस और इक्वली एफिशिएंट। हम ये मान के चलते हैं कि अगर सपोज करो, अब हम इसमें क्या मान के चलते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारा लेबर है उसके द्वारा किया गया जो काम है वो कैसा है, होमोजीनियस है। ठीक है, वो काम कैसा है, होमोजीनियस। मतलब इस तरीके से कुछ मान के चलते हैं कि अगर एक लेबर एक दिन में 20 यूनिट बना रहा है तो 2 लेबर कितने बना देंगे, 40 यूनिट बना देंगे। 3 लेबर कैसे बनेंगे, 60 यूनिट बनेंगे। तो ये क्या है, बेसिकली हमारी ये अजम्पशन है कि वो कैसा है, होमोजीनियस और इक्वली एफिशिएंट है, एंड इंक्रीज करते हैं वन बाय वन। The law of diminishing return sets it not because later units of the variable factor are efficient than the former one. लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों, क्योंकि आपने देखा हुआ है कि अगर आप अपने टोटल प्रोडक्ट का ग्राफ देखो तो इनिशियल फेज में तो बढ़ता है, लेकिन एक समय में आगे क्या हो जाता है, वो स्टेबल होकर और नीचे गिरना शुरू हो जाता है। It sets in because the ideal factor ratio is disturbed or because the availability of fixed factor reduces. इसने बोला ऐसा होता क्यों है, क्योंकि हमारा जो आइडियल फैक्टर तो यही है हमारा कि एक मशीन पे 4 लोग काम करेंगे, ये हमारा आइडियल फैक्टर है। अब अगर हम एक मशीन पर 5 लोगों का काम करवा रहे हैं तो इसका मतलब ये कैसा, अब ये रेशियो डिस्टर्ब हो चुका है। अब ये जो 5वां लेबर है ये आके क्या करेगा, कंपनी के लिए कॉस्ट ही रेज करेगा और कुछ ही नहीं करेगा। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या है, बेसिकली हमारे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न हमें मिलने शुरू हो जाते हैं। सेकंड इज ना, हमने ये बोला कि स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी डज नॉट चेंज। ठीक है, हम ये मान के चलते जो हमारी स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी है वो चेंज नहीं होने वाली है। मतलब कि ये हो गया कि अगर पहले हमारी एक मशीन पे 4 बंदे काम कर रहे हैं, या सॉरी 4 लोग काम कर रहे हैं, तो अब हमारी क्या है कि एक मशीन पे 4 ही काम करेंगे। टेक्नोलॉजी अभी भी क्या है, हमारी सेम है। तो ये क्या था, हमारा अजम्पशन ऑफ लॉ है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक चीजें समझ में आई होगी। अच्छा, अगर हम बात करें कि अभी तक इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, तो अभी आज हम इसका पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हमने इसके पार्ट 1 को पढ़ा था कि क्या क्या था करके। ठीक है, पार्ट 1 में हमने बेसिकली जो पढ़ा था वो हमने ये पढ़ा था कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होते हैं। इसके बाद हमने ये चीज पढ़ा था कि शॉर्ट रन में क्या होता है, लॉन्ग रन में क्या होता है, किस तरीके से वो बिहेव करते हैं। ठीक है, ये हमारा पार्ट 1 था। अब पार्ट 2 में हमने क्या क्या पढ़ा था, पार्ट 2 में हमने पढ़ा टीपी के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था, टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, सम टोटल होता है किसी चीज का, जितना भी प्रोडक्शन करा जाता है ऑल द यूनिट्स का ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर एंड सम अमाउंट ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। ये चीज पढ़ी थी। फिर हमने क्या पढ़ा था कि मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल फैक्टर को एम्प्लॉय करके जो हमारा प्रोडक्शन में चेंज आता है वो क्या होता है, हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट होता है। फिर एवरेज प्रोडक्ट पढ़ा था कि हर एक यूनिट को पर यूनिट
आउटपुट बेसिकली। ठीक है, ये क्या था हमारा एवरेज प्रोडक्ट। फिर हमने नेगेटिव एमपी के बारे में पढ़ा था। नेगेटिव एमपी क्या होते हैं कि बेसिकली जब हम एक सिचुएशन मारने के बाद हम बहुत ज्यादा लेबर एम्प्लॉयड कर देते हैं बट अपनी फिक्स कैपिटल को चेंज नहीं कर पाते, तो हमारी क्या हो जाती है, नेगेटिव एमपी की सिचुएशन आ जाती है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, इसके बाद हमने इसके समझे थे न्यूमेरिकल्स को। इसके बेसिकली हमने दो न्यूमेरिकल समझे थे। दो न्यूमेरिकल में हमने क्या समझा था कि हमारा जो टोटल प्रोडक्ट होता है वो यूजुअली क्या होता है, पहले तो शुरुआत में बढ़ता है इंक्रीजिंग रेट से, फिर उसके बाद क्या हो जाता है, वो घटना शुरू हो जाता है, और एक समय के बाद वो क्या हो जाता है, सॉरी, पहले स्टेज में वो क्या करता है, इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है, फिर स्टेज 2 में वो क्या होता है, डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है, और थर्ड स्टेज में आके वो क्या हो जाता है, डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। फिर हमने इसके दो न्यूमेरिकल समझे थे। इन न्यूमेरिकल से जितनी भी हमारी ऑब्जर्वेशन निकल सकती थी वो सारे ऑब्जर्वेशन को हमने समझा। इसके बाद फिर हमने रिटर्न टू अ फैक्टर पढ़ा था कि रिटर्न टू अ फैक्टर क्या होते हैं। ठीक है, द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन या द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट के बारे में हमने समझा था कि जो हमारे जो बेसिकली प्रोडक्शन में क्या होता है कि शॉर्ट रन में क्या आपकी जो कैपिटल होती है वो कैसी होती है, फिक्स होती है, जबकि आपका वेरिएबल फैक्टर चेंज होता रहता है, तो जिसकी वजह से हमें आने वाले समय में क्या मिलते हैं, डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट मिलना शुरू हो जाता है। फिर इसके बाद हमने क्या समझा था, एक प्रॉपर डिटेल्ड मैनर में ग्राफ समझा था टेबल की मदद से कि कितनी स्टेजेस होती हैं, कैसे कैसे बिहेव करता है, कौन सी स्टेज को क्या बोला जाता है, अगर हमारा टीपी बढ़ेगा तो एमपी कैसे रिएक्ट करेगा। ये सारी की सारी चीजें हमने इसमें डिटेल्ड मैनर में समझी थी, और ये आपके लिए क्या है, चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाता है। फिर इसके बाद हमने क्या समझे थे कि इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर के क्या कारण है, तो इसमें हमने 3 रीजन पढ़े थे। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि इंक्रीजिंग रिटर्न होता है अगर हम अपने फिक्स फैक्टर को पूरी तरीके से यूटिलाइज करें तो। फिर हमने समझा था कि डिवीजन ऑफ लेबर एंड इंक्रीज इन एफिशिएंसी की वजह से भी हमारा क्या होता है, इंक्रीजिंग रिटर्न मिलते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि फैक्टर के बीच में अगर बेटर कोऑर्डिनेशन होता है तो भी हमें क्या मिलते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न मिलते हैं। फिर हमने देखा था कि स्टेज 2 किसके बारे में बात करता है, डिमिनिशिंग रिटर्न के। स्टेज 2 या स्टेज 3 दोनों के लिए सेम कारण है। पहला फिक्सिटी ऑफ फैक्टर, हमने पहला रीजन पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था कि इम्परफेक्ट फैक्टर सब्स्टिट्यूट होते हैं जिसकी वजह से हमारे डिमिनिशिंग रिटर्न मिलते हैं। फिर हमने पढ़ा था पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर, फैक्टर के बीच में बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन ना होने के कारण भी क्या होता है, डिमिनिशिंग रिटर्न होते हैं। फिर हमने इस लॉ की अजम्पशन पढ़ी थी कि इसकी दो अजम्पशन है। ठीक है, दो अजम्पशन में हमने ये देखा था कि बेसिकली हम क्या मान के चलते हैं कि हमारा फैक्टर कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है, और हमारे जो फैक्टर है बेसिकली कैसे हैं, वो होमोजीनियस है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, पार्ट 2 एंड होता है। ठीक है, ड्यू टू सफिशिएंट लेंथ ऑफ चैप्टर हम क्या करेंगे, इस पूरे चैप्टर को 3 पार्ट में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। पार्ट 1 हमने पढ़ लिया, पार्ट 1 हमने पढ़ा। आज हमारा पार्ट 2 कंप्लीट होता है। अब इसके बाद क्या करेंगे, पार्ट 3 में क्या है, रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। रिमेनिंग कॉन्सेप्ट में बेसिकली आपकी जो स्टेज ऑफ प्रोडक्शन है उसको क्या है, थोड़ा डिटेल्ड मैनर में पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आई हो। इन एनी केस आपको किसी भी तरीके का कंफ्यूजन होता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन के थ्रू आप उस चीज को पूछ सकते हो। एंड थैंक यू सो मच।